हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान की अगली ऑनलाइन क्लास है और विज्ञान अपन दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा पार्ट संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक, जो पार्ट का नाम है वो पढ़ेंगे। पार्ट दो भागों में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज पार्ट ए पढ़ेंगे और अगली क्लास में पार्ट बी। ठीक है, तो आइए अपन पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। मैंने थोड़ा सा नाम सही नहीं बोल पाया था। संश्लेषित का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति हमें देती है, और एक होता है संश्लेषित, जो इंसान के द्वारा चीज़ बनावटी जो बनाया जाए उसको। तो संश्लेषित रेशे का मतलब होता है धागे, और प्लास्टिक। तो ये पार्ट पढ़ेंगे। तो अपना पार्ट का आधा हिस्सा संश्लेषित रेशे और फिर अगले पार्ट में प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो जो अपन कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े अपन मतलब जो पोशाक अपन पहनते हैं वो कपड़े से बनती है। एक सिंगल प्लेन कपड़ा होता है, उसको काट कर सिलाई वगैरह करके पोशाक बनाई जाती है। ठीक है, तो कपड़े दो तरीके से होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम धागों से बनते हैं। कुछ कपड़े प्राकृतिक रेशों से बनते हैं, रेशों का मतलब हो गया धागे, और कुछ कपड़े कृत्रिम धागों से बनते हैं। जैसे हम उदाहरण के बात में लूँ, कॉटन, रुई की बात करूँ, जैसे कपास से जो रुई मिलती है, ऊन है, तो ये प्राकृतिक रेशे हैं। और जैसे नाइलॉन है, रेयॉन है, ये पॉलिस्टर जो सुना होगा आपने नाम, तो ये क्या है, कृत्रिम रेशे हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं, तो मैंने भी नाम बताया, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों नाम बता दिए आपको। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। और कपड़े तो बनाते हैं साथ में, और भी जैसे बेडशीट वगैरह, तकिया के कवर बना लिए, सोफ़ा कवर बना लिए, पर्दे वगैरह, तो इन सब चीज़ों में भी इन रेशों का काम में लिया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। तो मैंने आपके लिए कुछ लिखे हैं, देखो 4। जैसे मान लो वस्तु का नाम है स्वेटर, तो स्वेटर बनता है किससे? ऊन से बनता है, ऊन। तो ऊन प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक रेशा है। कालीन अपने घरों में देखो, नीचे ज़मीन पे बिछाने के लिए कालीन होता है, वो नायलॉन से बनता है, तो एक कृत्रिम हो गया एक तरह का। शर्ट अपन करते हैं, कॉटन की शर्ट, देखो कौन सी शर्ट है, प्योर कॉटन। तो कॉटन भी क्या है? कॉटन जिसको अपन बोलते हैं कपास। ठीक है, ऊन कहते हैं, रुई कहते हैं, तो वो प्राकृतिक रेशा है। पर्दे, रेयॉन वगैरह के इनके पर्दे आते थे, वो कृत्रिम रेशे हो गए। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कुछ रेशे जो हमें जंतुओं पौधों से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक रेशे बोलते हैं, जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया। ठीक है, और इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। वे रेशे जो इंसान के द्वारा बनाए जाएं, प्राकृतिक ना हो, उन्हें संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। धागे होता है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? मनके होते हैं। मनके का मतलब छोटे छोटे दानों जैसे होते हैं, जिनको अपन पिरो कर क्या बना देते हैं? हार बना लेते हैं। अथवा चित्र 3.1 के समान कुछ कागज़ क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लीजिए। क्लिपें होती है अपनी, जैसे कपड़े वगैरह लगाने की, तो उनको जोड़कर एक श्रृंखला बना दो। तो दोनों में कोई समानता है? तो दोनों एक ही चीज़ को बार बार जोड़कर बनाई गई है। यहाँ पे भी एक ही चीज़ है, एक ही इकाई है जिसको बार बार जोड़कर बनाया गया है। इसी तरीके से हमारे संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशा भी एक छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है। तो छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ जिनको जोड़ कर बड़ी इकाई बनाते हैं, और वही आगे जाके धागों के रूप में, रेशों के रूप में अपन काम में लेते हैं, जिनको अपन संश्लेषित रेशे कहते हैं। और जो जोड़ कर जो एक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसको बहुलक, इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ग्रीक शब्द से बना है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर का मतलब होता है मिले हुए।
भाग, बहुत सारे भाग, जिसके बहुत सारे भाग हो वो पॉलीमर हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो ये एक बहुलक है जिसका एक इकाई ये है, तो इसको जोड़ जोड़ कर पॉलीमर बना दिया। तो ऐसे ही जब रासायनिक पदार्थों को जोड़ जोड़ कर उनके बहुलक बना देते तो वो रेशे बन जाते हैं, और रेशे कौन से हो जाते हैं? संश्लेषित रेशे। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। अलग अलग रेशे पढ़ेंगे, जैसे अपन ने प्राकृतिक रेशे पढ़े थे, कपास, ऊन, रेशम, वैसे ही अलग अलग संश्लेषित रेशे भी पढ़ेंगे जिनसे कपड़े बनते हैं, और फिर उन जिनसे कपड़ा बनता है और कपड़ों से फिर सिलाई होकर अलग अलग पोशाक बनती है, या फिर घर में और पर्दा वगैरह बनाने आने वाली चीज़ें काम में आती हैं। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से? कीट आता है, रेशम का एक जानवर है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, तो उससे अपन को कीट रेशम मिलता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। चीन में हुई थी और किसी को पता न चल जाए इसके लिए इसको छिपा कर रखा था। वैसे चीन की आदत है छिपा कर रखने की। अभी प्रेजेंट की बात ले लो कि कोरोना जब आ गया था तो चीन में आ गया था और चीन ने किसी को बताया नहीं और वो फैल गया। अगर चीन पहले बता देता तो हो सकता है कि कई देश पहले संभल जाते और इतना फैला के इतना महामारी नहीं फैलती। तो चीन में पहली बार रेशम का कीट पाया गया और उससे रेशम संश्लेषित मतलब रेशम नाम का प्राकृतिक रेशा मिल सकता है, ये चीन में रखा, लेकिन चीन ने किसी को बताया नहीं। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। और ये क्योंकि ये कीट आसानी से मिलते नहीं, तो रेशम का जो कपड़ा होता है बहुत महंगा होता है, लेकिन काफ़ी सुंदर होता है ये। ठीक है, इसलिए कई लोग रेशम के कपड़े से कपड़ा लेने की चाह रखते हैं। रेशम को कृत्रिम रूप में बनाने के प्रयास किए गए। अब रेशम क्योंकि बहुत महंगा आता है, तो कोई ऐसा तरीका है रेशम जैसा ही कोई दूसरा अपन बनावटी तौर पर हाथों से बनाया हुआ कोई कृत्रिम कपड़ा बना ले। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अभिक्रियाएँ की, बहुत सारी खोज की, और इससे फिर 19वीं शताब्दी के अंत आते आते तो उन्होंने रेशम जैसा एक संश्लेषित यानी मानव निर्मित रेशा बना लिया। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रसायन उपचार से प्राप्त किया गया। काष्ठ लुगदी एक रसायन का नाम है जिसको जिसकी इकाइयों को जोड़ जोड़ कर जो रेशा बनाया गया वो क्या बनाया गया? रेशम जैसा एक रेशा बनाया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया और इसका नाम क्या दिया गया? रेयॉन। और इसको कृत्रिम रेशम यानी बनावटी तौर पर रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। अब जो काष्ठ लुगदी रसायन है वो मिलता तो प्रकृति से है, लेकिन इसको जोड़ जोड़ कर अपन ने रेशा बनाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित रेशा। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशे के समान बुना जा सकता है। अब ये रेशम से सस्ता भी होता है, इसलिए कई लोग फिर रेयॉन के कपड़े खरीदते हैं और ऐसा लगता है जैसे रेशम का खरीद रखा है। इससे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है और इसके अलग अलग रंग भी बनाए जा सकते हैं कपड़ों में। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। अगर रेयॉन रेशम जो धागा संश्लेषित रेशा है, इसमें अगर कपास मिक्स कर दें तो क्या बनाया जाता है? चादर। जो बिस्तर पे चादर होती है जो अपन बिछाते हैं वगैरह ओढ़ते हैं तो वो बनाई जाती है। और रेयॉन के साथ अगर ऊन मिला दें तो ऐसे कालीन वगैरह बनाए जाते हैं। तो आपके घर में अगर कोई कालीन और पूछ ले किसका बना हुआ था, आप बोलोगे कि ये रेयॉन का बना हुआ है, लेकिन प्योर रेयॉन नहीं है, इसमें ऊन मिलाया गया है। अगला है नाइलॉन। नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। तो नाइलॉन भी एक ऐसा मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक नहीं मिलता है, इसको मानव ने बनाया है। इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप में संश्लेषित रेशा था। तो इसमें कोई भी प्राकृतिक चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं किया, ये तो कोयले, जल और वायु से बनाया गया। देखो उसमें तो अपन ने काष्ठ लुगदी का प्रयोग किया जो कि एक प्राकृतिक चीज़ है, तो उसकी बनाने में प्रकृति का कोई ना कोई अपन सहारा ले रहे, लेकिन इसमें प्रकृति का कोई सहारा नहीं लिया, इसलिए पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहा जा सकता है। ठीक है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। काफ़ी पहला रेशा बनाया गया था नायलॉन, और
काफ़ी हल्का था, वज़न में काफ़ी हल्का होता है। यह है चमकीला और धुलने में सुगम था। चमकता है, बिल्कुल चमकीला होता है और धोना भी इसको काफ़ी आसान होता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है और नायलॉन के कपड़े बहुत फेमस हुए। क्यों? क्योंकि सस्ता भी है, धुलने में भी आसान है। देखो धुलने में कोई जोर ही नहीं आता और चमकीला है एकदम, कपड़े चमकते हैं तो इंसान भी चमक उठता है। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। ठीक है, तो नायलॉन से जुराबे बनाई जाती हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, और तंबू बनाए जाते हैं। तंबू जो तिरपाल होता है, दांत साफ़ करने की ब्रश होती है जो भी नायलॉन से होता है, जो धागे होते हैं ना उसके, वो नायलॉन से होते हैं। कारों की सीट पट्टे भी और स्लीपिंग बैग, ये सब पर्दे वगैरह नायलॉन के मिलते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ठीक है, तो नायलॉन इतना मजबूत होता है, अभी पूछ रहा था ना पिछले कि नायलॉन इतना मजबूत होता है। हाँ, इतना मजबूत होता है कि पैराशूट बनाया जाता है इससे, रस्सों के निर्माण में भी, और रस्सियाँ बनाई जाती है। जो पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं ना, वो इन नायलॉन से बनी रस्सियों को काम में लेते हैं। यानी कि कहने के लिए बहुत मजबूत होता है, आसानी से टूटता नहीं है। और इस्पात के तार से भी, यानी इस्पात जो धातु होती है इस्पात, उसके तार से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक वो दिया आपको, तो क्रियाकलाप में ये दिया गया कि आपको एक लोहे का स्टैंड लेना है, उसमें ऐसे इस पर क्या करना है, एक धागा बांध देना है। ठीक है, और धागा बांध के उसके ऐसे 3 मुँह ले लेना है और जिसको जोड़ देना है आपस में, जिससे कि इसके अंदर अपन कोई वज़न रख सके। ठीक है, तो आपको अलग अलग धागे लेने हैं। ठीक है, अलग अलग, ऊन का, पॉलिस्टर का, रेशम का, नायलॉन का। ठीक है, अलग अलग सेम साइज़ के, सेम आकार के, सेम लंबाई के और सेम मोटाई के धागे लेने। तो एक बार एक धागा बांधना है, उसमें वज़न रखता जाना है, जब तक वज़न बढ़ाता जाना है, जब तक ये धागा टूट ना जाए। ठीक है, और फिर वज़न नोट कर लो भाई, ये 2 किलो पे टूट गया। फिर ऐसे अगला ऊन के बाद पॉलिस्टर का लेना है, फिर नायलॉन का लेना है, फिर रेयॉन का लेना है। तो अलग अलग धागों पे वज़न नोट करना है, भाई ये इतने वज़न पे टूटा है, ये इतने वज़न पे टूटा, जिससे आपको पता लग जाएगा भाई कौन सा धागा कितना मजबूत होता है, कौन सा कितना कमज़ोर। तो जब आप नायलॉन का धागा लेंगे ना, तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, वो सबसे ज़्यादा वज़न के ऊपर टूटेगा। ठीक है, तो ये आप घर पे अभिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन धागे समान लंबाई के और समान मोटाई के होने चाहिए। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर एक और है, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। ठीक है, तो अपन ने रेयॉन पढ़ लिया, नायलॉन पढ़ लिया, पॉलिस्टर सुना होगा कई बार मम्मी के मुँह से, भाई पॉलिस्टर का कपड़ा है। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इसकी क्या बात है, सिलवटें, तो बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त होते हैं, इसलिए इसके काफ़ी कपड़े बनाए जाते हैं पॉलिस्टर के। ठीक है, आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीज़ें और अन्य परिधान पहनने देखा होगा, जो बहुत सारी शर्ट्स बनती है पॉलिस्टर की। ठीक है, और जिसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, धो और सीधा सिंपल सीधा हो जाएगा, और धुलने में भी आसान। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। अब पॉलिस्टर के भी कई प्रकार होते हैं, तो उसका है टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इससे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तो इसके छोटे धागे बनते हैं, बहुत बारीक धागे होते हैं, और इन बारीक धागों को बुन कर कपड़ा बनाया जा सकता है। तो पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है, उसका भी एक प्रकार है टेरिलीन, जो काफ़ी फेमस है, जिसके कपड़े बहुत बनते हैं। पेट, पॉली एथिलीन टलथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। एक प्रकार का और है, अभी अपन ने टेरिलीन तो पढ़ाई, पीईटी, पीट का नाम पॉलीएथिलीन टेरथलेट। इसका उपयोग बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, प्लास्टिक के बर्तन, फिल्म बनाने में, जो अपने कांच पे फिल्म चढ़ती है ना गाड़ियों पे, वो तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों बनाने में किया जाता है। पीईटी, पीट का। चारों ओर दृष्टि घुमाई और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं को देखो, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो हमारे लिए कृत्रिम रेशा होता है पॉलिस्टर होता है। इससे सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। पॉलिस्टर अलग अलग तरह के हो गए, जैसे टेरिलीन के कपड़े बनते हैं पहनने वाले, और ये जो पीईटी है, इससे फ्रिज में आप बोतल देखोगे वो उसकी पीईटी की बनी हुई है। तार देखोगे, फिल्म देखो, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है,
और पॉलिस्टर देखो इसमें मैं बता दूं, वास्तव में पॉलिएस्टर नाम का एक रसायन होता है, उसको जब बार बार ऐसे अपन जोड़ देते हैं इकाई, पॉलिस्टर इकाई को बार बार जोड़कर एक लंबी कतार बना देते हैं तो उससे पॉलिस्टर बनता है। ठीक है, तो पॉलिस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। इसकी इकाइयों पुनरावर्ती बनता है। ईस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। ईस्टर एक ऐसा रसायन है जैसे फलों में जो खुशबू आती है वो फलों में ईस्टर होने के कारण होती है, तो उस रसायन को जोड़कर पॉलिस्टर बनाया जाता है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन से सदृश दिखाई देते हैं। अब देखो आजकल मार्केट में क्या है, सब चीज़ डुप्लीकेट आने लगी। तो आजकल अपन कहते हैं ना भाई साहब जी ये स्वेटर ये शॉल ले जाओ, प्योर ऊन की बनी हुई है। तो कई बार ऊन की बनी हुई लगती है लेकिन वो ऊन से बनी हुई नहीं होती। उनकी जगह एक संश्लेषित रेशा है एक्रिलिक जो ऊन की तरह दिखाई देता है, उससे बनी हुई होती है। प्राकृतिक स्रोतों में प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है क्योंकि भेड़ बकरियां कम है तो उनके शरीर से जो बाल होते हैं उससे ऊन बनती है, तो ऊन काफ़ी महंगी होती है। इसलिए एक वैज्ञानिकों ने एक्रिलिक नाम का संश्लेषित रेशा बना दिया जो ऊन की तरह ही नज़र आता है और इससे शॉल स्वेटर बनते हैं और काफ़ी धड़ल्ले से बिकते हैं। जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तो जितना भी देखा अपन ने, संश्लेषित रेशे आसानी से बन जाते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होते, इसलिए लोग बाग संश्लेषित रेशे ज़्यादा खरीदते हैं। उनसे बने हुए कपड़े प्राकृतिक रेशों से बने हुए कम ही लोग खरीदते हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। पिछली क्लास में सिखाया था आपको प्राकृतिक रेशों जलाने पे क्या होता है। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। ये जलने में अलग तरीके से जलते हैं। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघलते हैं, जैसे प्लास्टिक पिघलती है ना वैसे पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है और यही है कि प्राकृतिक रेशे को जलाने पे वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होते। यही उनका हानिकारक है कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं जलाने पे। यदि वस्त्रों में आग लग जाती तो बहुत आपत्तिजनक हो सकता है। अगर किसी ने कपड़े पहन रखे हों, प्राकृतिक रेशे उसके आग लग जाए तो वो उसकी शरीर को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कपड़ा पिघल जाता है और व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता और इंसान की फिर मृत्यु हो जाती है। जबकि अगर आपने प्राकृतिक रेशों का कपड़ा पहन लिया तो आप जल्दी से उसको बुझा भी सकते हैं और आपको अगर जलेगा भी ना शरीर तो बाहर से जलेगा, शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है किसका, संश्लेषित रेशों का। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते हुए संश्लेषित रेशे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसलिए आप कभी भी अगर कोई किचन में काम करें या प्रयोगशाला में तो वहाँ पे संश्लेषित रेशे रेयॉन पॉलिस्टर इनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि एक बार आग लग गई तो बुझेगी नहीं और ये पॉलिस्टर क्या पिघल जाएगा और शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। तो ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।